स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है क्लास 12 के लिए, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं और जो बोर्ड की साइट पर जो मॉडल टेस्ट पेपर डले हुए हैं उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके क्योंकि जो आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं क्लास 12 के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है वो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इससे आपको एक ये फ़ायदा होगा कि आपका जो टेस्ट रिवीज़न है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हम जो प्रश्न पत्र है सेट बी को सॉल्व करते हैं। सेट ए को हमने पहले सॉल्व करवा दिया था और अब हम सेट बी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि आपके जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा नियर अबाउट है, तो उससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो हमने सेट ए और सेट ए को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, सेट बी करते हैं, फिर सेट सी करेंगे, फिर सेट डी करेंगे। इस तरह से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और फंक्शन चैप्टर से लिया गया है, जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12 का, वहीं से ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट नेचुरल नंबर गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 बी ग्रेटर देन 5, चूज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने सेट ए में भी सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन सेम वही है जो हमने सेट ए में सॉल्व किया था। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इनमें से चूज करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन राइट है, और बी की वैल्यू क्या रखनी है, ग्रेटर देन 5 रखनी है। यहाँ पे बी की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 5 रखनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमारी बी की वैल्यू 5 से बड़ी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू लेस देन 5 है। तो इस ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू रखते हैं 7 इस ऑप्शन के अंदर। भाई यहाँ पे मैं आपको ये चेक करना है b इक्वल्स टू ए प्लस 1 और b की वैल्यू आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 5 रखनी है। ठीक है जी। तो जैसे अब मैं इस ऑप्शन से रखता हूँ, ये मेरा a का मान है, ये मेरा b का मान है। b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 8 रखता हूँ, तो a का मान यहाँ पे मुझे क्या रखना है, 7 प्लस 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 इक्वल्स टू 8। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन भी वैसे क्लियर कट हो रहा है, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ भी ग्रेटर देन क्या है, लेस देन 5 है, यहाँ भी लेस इक्वल्स टू 5 है। तो ये ऑप्शन तो कट हो गए, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हुआ, बी हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स से है, जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है क्लास 12 के अंदर, तो वहाँ से लिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल्स टू, cos इनवर्स cos 7π/6 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गए हैं। तो देखते हैं ये किसके इक्वल आता है इसका मान। तो हमारे पास दे रखा है cos इनवर्स cos 7π/6, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। तो हम क्या करते हैं कि भाई इसको ब्रेक करते हैं, जो एंगल होता है इसको हम लिखते हैं cos, इसको लिख लेते हैं पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि भाई अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 और ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। भाई यहाँ पे वैल्यू होती है हमारी 0 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू होती है π/2 और यहाँ पर वैल्यू होती है हमारे पास पाई, यहाँ पे 3π/2 और ये होता है हमारे पास 2π। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जी, इसमें अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे हम लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब होता है कि जो हमारा ये फर्स्ट है, ऐसे यहाँ पे बनेगा ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ जो ये एस है, इस एस से बनेगा साइन
और साइन का जो अपोजिट फंक्शन होता है वो होता है कोसेक, साइन का जो उल्टा होता है तो वो होता है कोसेक। तो साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं यहाँ पे टी से बात करता हूँ तो टी से बनेगा टेन और इससे बनेगा कोट। टेन और कोट हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास आपका कॉस और सेक क्या रहेगा, पॉजिटिव, और सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो मैं इस फंक्शंस की यहाँ पे बात करता हूँ। जो ये फंक्शन मेरा चल रहा है पाई प्लस पाई बाई 6। तो पाई प्लस पाई बाई 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो पाई में कुछ एडिशन हो रहा है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसमें ये वैल्यू होगी, क्योंकि पाई प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो पाई प्लस, तो यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू है वो लाई करेगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो कोश है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वैल्यू आने वाली है नेगेटिव। और आप ये भी जानते होंगे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इससे जो ये वाली लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो नो चेंज होता है। तो अगर इस पर हमारा जो वर्टिकल लाइंस होती है इस पर कोई वैल्यू बिलोंग करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होता है, चेंजेबल होता है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कोस इनवर्स कॉस, तो ये पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे माइनस पाई बाई 6, कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाई 6। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है इनवर्स की कि कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, ये इसके इक्वल होता है। तो इसी को अगर मेरे पास ये कंप्लीट एक्स है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। तो कोस इनवर्स से कोस को हम रिमूव कर देते हैं तो पाई माइनस पाई बाई 6, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6। तो ये निकल के आ गया भाई 5 पाई डिवाइडेड बाई 6, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत आसान माना जाता है, तो इजी चैप्टर कोई नहीं, अगर बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो यहाँ पे कहा गया ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, और देन आपको निकालना है ए का ट्रांसपोज ए किसके इक्वल होगा। अगर ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए के साथ मैं करता हूँ तो उसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं भाई। पहले तो मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ कि इसका ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज होगा हमारे पास। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो कोस अल्फ़ा ये हो जाएगा यहाँ पर साइन अल्फ़ा, और इसको चेंज करेंगे तो ये माइनस का साइन अल्फ़ा, और ये आ जाएगा आपका कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा। ठीक है जी, ये ट्रांसपोज हो गया। अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है ए ट्रांसपोज ए की मल्टीप्लाई करनी है। तो मेरे पास ए का ट्रांसपोज निकल के आया है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये मेरे पास क्या निकल के आया है, ए का ट्रांसपोज है। इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं किसके साथ, ए के साथ। तो ए क्या है आपके पास, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब मैं यहाँ पे दोनों की प्रोडक्ट कर देता हूँ भाई, दोनों 2 × 2 के मैट्रिक्स हैं। तो रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोस अल्फ़ा की कोस अल्फ़ा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा की भाई ये फर्स्ट इस जो हमारी ये रो है इस कॉलम के साथ करनी है, इसके साथ करेंगे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसके साथ करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास कोस अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब मल्टीप्लाई करते हैं इस रो की, इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ, तो ये आपके पास निकल कर आएगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ये माइनस है भी, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो ये निकल कर आएगा भाई, यहाँ पे साइन के अल्फ़ा की मल्टीप्लाई साइन के साथ करूँगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसके साथ करूँगा तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे ये। अब देखते हैं प्लस माइनस कुछ कैंसिल आउट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। और आप ये जानते हो कि भाई हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपकी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लिया गया है हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उन मैट्रिक्स को कहते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, मतलब उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होती। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ए और बी दोनों ही मेरे पास क्या हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। तो अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये आपका 0 नहीं होगा। अब मैं इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि भाई कौन सा ऑप्शन मेरा इसमें राइट होगा। आपको इसमें से नॉट करेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको नोट का ज़रूर ध्यान रखना है। तो देखिए भाई यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि मेरे पास ये बी इनवर्स और ए इनवर्स है, ठीक है जी। बी इनवर्स ऑप्शन सी को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ तो देखिए भाई यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मैंने ए और बी ये दो क्या है मेरे पास मैट्रिक्स हैं और बी। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ भाई, ए बी की मल्टीप्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ कर रहा हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, ठीक है जी। करते हैं मल्टीप्लाई, ए बी की मल्टीप्लाई बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ हम कर रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, ये लिख सकता हूँ भाई ए और इसको मैंने लिख लिया बी और बी इनवर्स और यहाँ पे ए इनवर्स। अब ये चीज़ आप जानते हो कि भाई बी की मल्टीप्लाई अगर बी इनवर्स से करता हूँ तो वो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, मतलब 1 बन जाता है आपका। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, अगर मैं बी और बी इनवर्स की मल्टीप्लाई बी के साथ करूँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए आई ए इनवर्स, ए आई ए इनवर्स लिख सकता हूँ। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ करिए वो हमेशा क्या आता है, आपका वही मैट्रिक्स निकल के आता है जिसके साथ आप उसकी मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर ए की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, ए की मल्टीप्लाई आई के साथ करता हूँ तो वो ए निकल के आएगा और ए इनवर्स हमारे पास चल रहा है। तो ए और ए इनवर्स की अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाता है, आई निकल के आ जाता है। यहाँ से ये क्या निकल के आया है, आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आया है, ठीक है। और अगर मैं इसका यहाँ पे देखिए,
अगर मैं इसका बोथ साइड क्या कर दूं, डिटरमिनेंट लगा देता हूं बोथ साइड, अगर मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट अप्लाई कर देता हूं बोथ साइड, ठीक है जी। अब आप जानते हो कि भाई अगर मैं आई का डिटरमिनेंट, आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं दो मैट्रिक्स है मेरे पास ए और बी, अगर मैं उन दोनों का डिटरमिनेंट ले रहा हूँ तो मैं उनको क्या लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये होता है एक प्रॉपर्टी कि भाई यहाँ पे इन दोनों के डिटरमिनेंट को आप ये जो अगर ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है बी का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट, ठीक है भाई। इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी। तो यहीं पे या इधर भी मैं वही कर देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और ये हो गया आपके पास आई। आई को आप यहाँ पे 1 भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका 1 जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी, ठीक है जी। और इसको मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको इस तरह से डिटरमिनेंट को इधर लेके चला जाऊँ तो ये 1 क्या हो जाएगा, आपका डिटरमिनेंट हो जाएगा। और इस चीज़ को आप लिख सकते हो भाई, यहाँ पे डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट ऑफ इसका होल इन्वर्स लगा सकते हो आप, एक ही बात होती है, और इसको ऊपर ले जाओगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो ये चीज़ आपकी यहाँ से क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, कौन सी वाली, कि डिटरमिनेंट ऑफ, और इस चीज़ को आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारा ये बात तो राइट है कि इसका मतलब बी ऑप्शन तो मेरा क्या है कि ये बराबर है, ये तो राइट है, मतलब हमसे नोट पूछा है, मतलब ये तो राइट आ रहा है। अब मैं इसमें ये चेक कर लेता हूँ कि भाई आपका जो ए बी ऑप्शन है वो भी राइट है या नहीं, ये देख लीजिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये मैंने बी ऑप्शन को आपको प्रूफ करके दिखाया है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अगला ऑप्शन देखते हैं भाई, इसी के अंदर, इसी को मैं करता हूँ नेक्स्ट। इसी में मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की, 1 मिनट सॉरी। तो एक हमारे पास होता है जो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, या फिर हमारे पास सॉरी 1 मिनट रुकिए, मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ एडजॉइंट ए निकालने की, अगर आप ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी तो ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ, इसके इक्वल होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी राइट बात कहता है। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ऑप्शन नंबर 3 की, और ऑप्शन नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूँ कि जो ए बी इनवर्स है मेरा, वो भी क्या होता है भाई, वो भी आप जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ भाई किसकी, हमारा अगर मैं ए बी के होल इनवर्स की बात करता हूँ तो ये इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये भी राइट है। तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन कौन सा हुआ, डी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा था नहीं, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन सा है, डी है, डी हमारा क्या होता है, नॉट करेक्ट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका लिया गया है भाई, इसमें कहा गया है इफ द
वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल दे रखे हैं, तो आपको क्या निकालना है, यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट चैप्टर से ही है, इसका एरिया डिफाइन करना है। अब जानते हो जब आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं x1 y1 और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं बी के x2 और y2 और सी के वर्टिसेस आपके पास x3 और y3। तो आपसे कहा गया है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए यूजिंग डिटरमिनेंट। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है किसका, यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे लिख देते हैं 1 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। इसी तरह से यहाँ पे वर्टिसेस दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे एरिया निकाल देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास 1/2। x1 y1 है मेरे पास -2 -3 और ये है आपके पास 3 और 2 और ये दे रखा है -1 और -8। यहाँ पे रख लेता हूँ 1 1। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं यूजिंग, मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा -2, इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +8 प्लस का 3, ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल 3 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे +1, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 8 3 जा कितना होता है भाई 24 और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2 और 8 और 2 10, 10 2 जा कितना हो गया माइनस का 20 और 3 और 1 4, 4 3 जा कितना होते हैं भाई 12 और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा कितना 22 -22। और इसको अगर मैं निकालता हूँ तो 20 और 22 कितना होते हैं 42। 42 में से अगर मैं 12 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये बचेगा आपके पास 20 में से 12 -8 और 22 कितना हो गया भाई -30। तो -30/2 और क्योंकि ये डिटरमिनेंट वैल्यू होती है इस वजह से किस में आएगी पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। 15 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन इज़ द फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो एरिया होता है वो आप एक क्या होती है आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है डिटरमिनेंट के अंदर है, इस वजह से इसको हम क्योंकि मॉडुलस का जो फंक्शंस होता है तो यहाँ पे जो एरिया को हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चलते हैं। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डेरिवेटिव का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है y = log x²। डबल डेरिवेटिव आपको इसका निकालना है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पूछा गया है। आपके पास दे रखा है y = है आपके पास जो y है y = आपके पास दे रखा है log x²। आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका y का करेंगे तो d/dx = पहले निकालेंगे हम log x का। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x² और x² का अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो x² का हो जाएगा 2x। x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 2/x। और अगर मैं इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव तो ये निकल के आएगा कितना, 2 तो कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो इसका डबल डेरिवेटिव कितना आ गया -2/x²। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो जो मेरा ऑप्शन फर्स्ट है वो मेरा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं, वैसे हरियाणा बोर्ड के अंदर इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर लेते हो तो आप आराम से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो।
तो अगर मैं बात करता हूँ एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहा है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, आपको इसका एंटी मतलब डेरिवेटिव का एंटी निकालना है, और डेरिवेटिव का एंटी कौन होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो मुझे आपको इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन अगर मैं निकालता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रूट एक्स का मतलब होता है भाई इसकी पावर हाफ है, तो इसको आप लिख सकते हो रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। और इसको मैं लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे रूट एक्स को लिख सकते हैं भाई एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स माइनस, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे पावर कितनी है इसकी 1 है भाई। अगर एक्स की पावर 1 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर हाफ के साथ करोगे तो बेस अगर सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो यहाँ पे एक्स की जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 3/2 इंटू डी एक्स। अब इसका मैं क्या निकाल देता हूँ, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आप जानते हो कि एक्स रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है कि पावर्स में 1 ऐड हो जाता है, इतना ही हम क्या लिख देते हैं नीचे, और प्लस में क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वही चीज़ यहाँ पे करनी है आपको। जो पावर दे रखी है वो 1 है, तो पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, अपॉन में कितना आ जाएगा 3/2, और माइनस इसमें अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो ये निकल कर जाएगा 5/2, अपॉन में 5/2, और प्लस में c आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको आप लिख सकते हो 2/3 एक्स रेस टू पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स रेस टू पावर 5/2 प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स रेस टू पावर 5/2, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हमारा किससे लिया गया है, इंटीग्रेशन चैप्टर से है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें कहा गया है भाई आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें हमें इंटीग्रेशन निकालना है, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन हमें निकालना है यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स sec x ऑफ 1 प्लस इंटू 10x और होल का dx, ये आपके पास दे रखा है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए रेस टू पावर x sec x प्लस तो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सॉरी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ई रेस टू पावर x, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ sec x की sec x, और ये हो जाएगा आपके पास sec x इंटू 10x और इंटू डी एक्स। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी भाई, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। अगर यहाँ पे ई रेस टू पावर x है और ये कोई फंक्शन है fx, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दे रखा है और इंटू डी एक्स है, तो ये हमारा बराबर होता है ई रेस टू पावर fx प्लस में सी, रेस टू पावर x इंटू fx प्लस में सी। अब आपको पता है कि भाई sec x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, sec x इंटू 10x होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये तो हो गया fx, और ये हो जाएगा आपका f डैश x। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, ई रेस टू पावर x sec x प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, उसको देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ये भी इंटीग्रेशन चैप्टर से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया द वैल्यू ऑफ, तो इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस की एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी होगी। तो क्या प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो प्रॉपर्टी कहती है हमारी भाई, अगर आपके पास इफ़ ये कहा जाता है कि यहाँ पे माइनस ए से ए तक कोई लिमिट है,
और यहाँ पे ये आपका एक फंक्शन दे रखा है इनटू dx। अगर आप fx आपका यहाँ पे क्या है, fx इज़ ए ऑड फंक्शन, मतलब fx अगर f माइनस एक्स रखूँ मैं और वो माइनस fx के बराबर आ जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाता है ऑड फंक्शन। ये आपका ऑड फंक्शन है। और अगर ये यहाँ पर ऑड फंक्शन है, ठीक है जी, अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका 0 होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कहता है कि इफ़ माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो ये कहता है कि भाई अगर यहाँ पर मैं ये लिख दूँ कि f माइनस एक्स रखने पर ये आपका f प्लस एक्स ही आता है तो उस कंडीशन में ये आपका इवन फंक्शन कहलाएगा। और इवन फंक्शन को सोल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, इसको हम फिर इस तरह से सोल्व करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 to a लिमिट रखते हैं इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हमारा जो फंक्शन दे रखा है, इस सवाल में देखते हैं यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वो दे रखा है 10⁵ और यहाँ पे अगर मैं f माइनस एक्स निकालता हूँ, f माइनस एक्स निकालता हूँ तो 10⁵ और यहाँ पे रखूँगा माइनस एक्स तो ये माइनस 10⁵ आएगा। तो आपका जो f माइनस एक्स है वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और अगर ऑड फंक्शन है तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो गया है, ठीक है जी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट के ज़रिए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं यहाँ पे ज़्यादा आपसे कुछ इधर उधर की बातें नहीं करता क्योंकि यहाँ पे टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है हमारे पास, तो इस वजह से, क्योंकि आपको थोड़ा कंटेंट्स अच्छा चाहिए तो इस वजह से मैं आपको वही क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपसे डिग्री पूछी गई है। अब मैंने आपको बताया था भाई दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है डिग्री और एक होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। तो ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है उसको मैं क्या कहता हूँ, ऑर्डर। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर चढ़ी हुई होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसकी डिग्री कहते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसकी डिग्री क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपका क्या दे रखा है, एंगल में क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है। इस वजह से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम कहेंगे इसका जो डिग्री होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी, ठीक है जी। तो इसकी जो डिग्री है वो कैसी है, नॉट डिफाइन है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, ये क्वेश्चन इस तरह से होता तब तो आप इसका ऑर्डर भी बता सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख दूँ बच्चों कि इसकी होल पावर यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पर dy/dx और ये पावर 2 कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं sin x कर देता और प्लस में 1 = 0। और अब मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कि भाई ये बताओ कि इसकी डिग्री और ऑर्डर क्या है। तो इस क्वेश्चन में आप कह सकते थे कि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर तो हुआ 2 और इसकी जो
पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। इस टाइप की ये एक आपकी क्या कहलाती है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ तो आपसे पूछा गया है भाई क्वेश्चन नंबर 11 में कि हाउ मैनी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आपसे आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट पूछे हैं जनरल सॉल्यूशन के अंदर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो आपके पास फोर्थ ऑर्डर की है। तो आप फोर्थ ऑर्डर की दे रखी है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो भाई ये आपकी एक फोर्थ ऑर्डर की क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपके पास कोई भी फोर्थ ऑर्डर की। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इस तरह से लिख दिया भाई यहाँ पे +2 dy/dx +2 = 0। ये क्या है, एक है फोर्थ ऑर्डर की, क्या दे रखी है आपके पास, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और आपसे पूछा है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर पूछा है। तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं वो इतने ही होते हैं जितनी वो ऑर्डर की होती है। तो किस ऑर्डर के, फोर्थ ऑर्डर के, तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। अगर ये आपका जनरल सॉल्यूशन ना होकर ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या पूछता, तो उस कंडीशन में इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते वो 0 होते, और यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो आपके 4th हैं। अगर जनरल सॉल्यूशन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, तो जितने ऑर्डर की आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है इतने ही उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अगर मैं बात करता हूं तो उसमें आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 लिया गया है आपका चैप्टर नंबर है जो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर है हमारा एक, तो मैं वहाँ से बात करता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि आपके पास एक फंक्शन है f(x) ये दे रखा है, इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है तो आपको बताना है कि इसकी k की वैल्यू क्या होगी। अगर ये 0 पे ये दे रखा है कि आपको ये 0 पे ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि भाई LHL और RHL जो भी लिमिट आपको निकालनी है वो आपको यहीं पे निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ, आप ये भी मत निकालिए, आप फंक्शन की लिमिट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं फंक्शन की लिमिट लगाता हूँ इसमें, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव रखा मैंने यहाँ पे, और मेरे पास ये f(x) है इक्वल्स टू, इसमें भी लिमिट लगा देता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास फंक्शंस क्या दे रखा है, फंक्शंस दे रखा है sin x/x और प्लस में cos x। ठीक है जी। तो इसमें मैंने आपको बताया था हम इस तरह से रख सकते हैं, पुट x = 0 - h implies that limit s tends to 0। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हम निकालते हैं लिमिट s tends to 0, और ये हो जाएगा आपके पास sin 0 - h अपॉन में 0 - h, और प्लस में ये हो जाएगा आपके पास cos 0 - h। और इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो लिमिट s टेंस टू 0, तो ये sin -h अपॉन में -h, और प्लस लिमिट दोनों की अलग अलग लिख देता हूँ, लिमिट s टेंस टू 0 और cos -h। अब आप जानते हो भाई साइन, अगर इसको नेगेटिव काटना चाहते हो तो भाई नेगेटिव बाहर आ जाएगा, sin -θ। वैसे भी हमारे पास 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो ये वाली चीज़ होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ cos -θ, cos θ ही होता है, और लिमिट की वैल्यू रखूँगा तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 और 1 आपके पास क्या निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। और अगर मैं यहाँ पे f0 की वैल्यू निकालता हूँ तो f0 आपके पास कितना दे रखा है, क्या दे रखा है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) किसके बराबर रहेगा, f0 के बराबर रहेगा। और इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है, 2, और ये कितना दे रखा है, k, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 2 निकल कर आ गई। तो k = 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी।
तो हम अब देखते हैं भाई, देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 13 क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में हमारे पास है कि इफ़ अ लाइन मैक्स एंगल, एक लाइन है जो 90 डिग्री 135 45 विद एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं भाई। ये आपसे ये कहा गया है कि एक लाइन है, एक कोई भी लाइन है आपके पास, एक लाइन दे रखी है, ठीक है, जो आपके पास 3 एक्सिस के साथ कोई भी लाइन है भाई, ठीक है ना। और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास जेड एक्सिस है। एक लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। भाई कोई लाइन है इस एक्सिस के साथ आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ 135 और इसके साथ आपका क्या बना रही है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मैं लिख लेता हूँ उस यहाँ पर उस लाइन के जो भाई यहाँ पे एंगल को लिख लेता हूँ लेट, मैंने लिख लिया अल्फ़ा इक्वल्स टू मेरे पास दे रखा है कितना भाई 90 डिग्री, और बीटा यहाँ पे दे रखा है 135 डिग्री, और यहाँ पे मैं मान लिखता हूँ कि आपके पास बीटा गामा दे रखा है आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछे गए हैं हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो अगर मैं वो लाइन आपके पास भाई लेट, अगर मैं इसको ये में लिख लेता हूँ कि भाई वो लाइन आपके पास वेक्टर फॉर्म में, मैं इसको ये मान लेता हूँ, ये वेक्टर फॉर्म में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एक लाइन है, ठीक है ना, जिसके मैंने ए बी सी डायरेक्शन रेशो लिख लिए। लेकिन मुझे डायरेक्शन रेशो नहीं चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे एल निकालना है तो एल बराबर होता है भाई कोस अल्फ़ा के, और मेरा एम बराबर होता है कोस बीटा के, और मेरा एन बराबर होता है कोस गामा के, ठीक है जी। और कोस अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 90 डिग्री, और कोस बीटा की वैल्यू दे रखी है 135 डिग्री, और कोस गामा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। अब आप जानते हो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और कोस 135 की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल कर आएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस कितना लिखेंगे भाई, अगर 180 में से तो यहाँ पे 45 लिख सकते हैं भाई 45, तो ये आपके पास आ जाएगा 40/80, और इसको मैं cos 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2, और cos 180 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में, और सेकंड में cos हमारा होता है नेगेटिव, तो cos 45 की वैल्यू होती है आपकी -1/√2। तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल के आगे? तो डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से निकल के आगे आपके पास कितने आगे भाई? तो आपके डायरेक्शन कोसाइन है 0 -1/√2 और 1/√2, ये आपके क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन के अंदर एक रिलेशन और होता है कि L² + M² + N² इक्वल्स टू क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम सभी डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके एडिशन करते हैं तो उनका जो सम है वो 1 के इक्वल निकल के आता है, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है। ये कहता है इंटरसेक्शन निकालिए जब ए और बी कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब आपको पता है कि दो इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट कब कहते हैं। तो हमें पता है कि व्हेन, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अब आपको इंटरसेक्शन ही निकालना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है 3/5 और प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास गिवन है 1/5। तो क्रॉस आर पर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 3 और 5 5 25। तो 3/25 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है जी।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा जो चैप्टर वेक्टर है उससे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। आपसे कहा गया दो वेक्टर है और दोनों क्या हैं, आप ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। भाई आप जानते हो कि कोलिनियर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई जैसे ये कोई वेक्टर है, ठीक है, और एक ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और अगर मैं ये डायरेक्शन इसकी चेंज कर देता हूँ तो ये माइनस ए वेक्टर है। तो अब मैं आपसे ये पूछा गया क्या ये दोनों कोलिनियर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। दो पैरेलल वेक्टर्स आपके क्या कहलाते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं। कि अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके नहीं भी चेक करता हूँ, देखो लेट मैंने ए वेक्टर को लिख लिया भाई यहाँ पे 2i कैफ, यहाँ पे ए वेक्टर लिखा 2i कैफ, ठीक है जी, प्लस में 3j कैफ प्लस 4k कैफ। यहाँ पे अगर मैं इसका माइनस निकालता हूँ तो ये माइनस 2i कैफ माइनस 3j कैफ और ये माइनस का 4k कैफ। अगर आप इनका रेशो, ये माइनस ए वेक्टर निकल के आ गया, अगर आप इनका रेशो निकालोगे तो सबका क्या आएगा? -1 निकल के आएगा, ठीक है। तो हम ये जो ये स्टेटमेंट है वो कैसी है? ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है जी, क्योंकि आपसे ये पूछा ये दोनों कोलिनियर हैं या नहीं है, तो ये कोलिनियर है, तो ये सत्य बात है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है। तो इसमें कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन द पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। अगर हमने पेयर ऑफ डाइस को रोल किया गया है तो आपको बताना है जो दोनों डाइस पे जब इवन प्राइम नंबर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप जानते हो कि हम पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनते हैं? आप जानते हो 36 बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो आप लिख सकते हो 1 1 1 2 1 3, ठीक है जी, 1 3 1 4 1 5 1 6। और अगर इसी तरह से मैं लिखता हूँ 2 1 से लेके डैश डैश, ठीक है जी, ये कहाँ तक चले जाएंगे? 2 6 तक। और इसी तरह से 3 1 से कहाँ तक चले जाएंगे? 3 6 तक। और 4 1 से लेकर 4 6 तक। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 5 से 5 6 तक, और ये आ जाएगा आपका 6 से 1 से 6 6 तक, ठीक है जी। अब इसमें मैं ये वाली लाइन लिख देता हूँ 2 2 2 3 2 4 और 2 5, ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पे मेरे पास जो टोटल सैंपल स्पेस हैं भाई वो कितने बने? यहाँ पे आपके जो टोटल सैंपल स्पेस हैं वो 30 हैं। और यहाँ पे जो आपका इवेंट है तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो आपको निकालना है कि हाँ दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए? इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? ये कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, वो 2 है। तो दोनों डाई पे जो 2 2 आ रहा है वो कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/36। और यहाँ पे कितनी दे रखी है? 6/36। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है जी। समझ आ गई ये बात। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चंस में हमारा प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी से 49 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 2 इवेंट्स दे रखे हैं और आपको पास कंडीशन दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी है। तो वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे पी ए प्लस में पी बी, और इस पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इधर लेके आ जाता हूँ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर लेके चला जाता हूँ। तो प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल आ गई? ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गई। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना था। तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास जो रूल होता है कंडीशनल थ्योरम
हमारी जो कहती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इंटरसेक्शन हमारा किसके इक्वल आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आया डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आ गया 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं भाई। क्लियर एनीवन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा प्रोजेक्शंस पूछी हमसे, हमें प्रोजेक्शन निकालनी है। तो आपसे कहा गया द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर्स ए ऑन बी, ए की प्रोजेक्शन हमें बी के ऊपर निकालनी है। तो इसके लिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालने के पास हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमें किसी वेक्टर्स की प्रोजेक्शन निकालनी है तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब ए डॉट बी निकाल लेते हैं। पहले मेरे पास जो ए दे रखा है वो दे रखा है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट बी दे रखा है आपके पास 7 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में आपके पास दे रखा है 8k कैप। डिवाइड में आपको क्या करना है, बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है जी। तो मैं ऊपर डॉट प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास आई के साथ करेंगे तो 3 की हम 1 के तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपके पास 7 के 8 के साथ करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 56। इसको ऐड करते हैं तो ये 50 में हम ये हो जाएगा 114, 64 ऐड करेंगे तो 114 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा 7 में से 3 गए तो कितने बजे 4 50 तो 60 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन √14। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, प्रोजेक्शन निकल के आ गई। ठीक है जी। तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी निकाल दिया हमने। राइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा 19 और 20 क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं सभी, क्योंकि अब की बार हमारे जो बोर्ड में जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब की बार जो कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस और कुछ एसेशन और रीजन के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो 19 और 20 क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन 19 एंड 20। तो इसमें कहा गया क्वेश्चन 19 एंड 20, क्वेश्चन 19 एंड 20। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है भाई क्वेश्चन 19 एंड 20 क्या, एक मिनट क्या हो गया भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारे एसेशन और रीजन के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर एसेशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। 2 स्टेटमेंट आर गिवन labeled assertion and others labeled reason. Select correct answer from the code से। तो हमें इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। बहुत अगर आपके बोथ assertion एंड रीजन आर राइट, अगर assertion और रीजन दोनों राइट हैं तो ट्रू है, और एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, और जो हमारा रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है assertion की, तो ऑप्शन ए राइट ए चूज करना है। दूसरे में कहा गया बोथ assertion एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो ये कहा गया कि दोनों ट्रू हैं लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है किसकी, assertion की, तो ऑप्शन बी चूज करना है आपको। और assertion इज ट्रू और आपका assertion ट्रू है लेकिन रीजन्स क्या है, फॉल्स है, तो ऑप्शन सी चूज करना है। और assertion इज फॉल्स और रीजन इज द ट्रू, तो ऑप्शन आपको क्या चूज करना है भाई, ऑप्शन आपको डी चूज करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास ये दे रखा है, तो देख लीजिए इसको क्या है जी, इसमें एक बार सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, लेट ए हमारे पास ये कहा गया है एक सेट है ए और बी हमारे पास एक सेट है, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ रिलेशंस आपको निकालने हैं। कैसे निकालने हैं आपको भाई, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने। लेट ए एंड बी
हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट, ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं और बी के अंदर आपसे कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो आपसे कहा गया है कि आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं। तो एक बार इसको देखिए, ट्राई कीजिए, आप मेरे को आंसर बताइए इसका क्या होगा 1 मिनट्स के लिए। अभी देखते हैं भाई इसको। सॉरी थोड़ी डिस्टरबेंस के लिए, क्योंकि लाइट ने थोड़ी प्रॉब्लम दिखा दी थी, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास, यहाँ पे दे रखे हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेट ए की, तो सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है मेरे पास 2, और सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है मेरे पास 2। भाई 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट में। अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता हूँ एन अक्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो वो कितने हो जाएंगे 2 × 2, 2 2 ज़ा 4। तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो मेरे पास रूल होता है 2⁻m × n। मतलब m का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है इनटू में नंबर ऑफ सेट। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, और सेट बी के अंदर कितने हैं 2, 2 2 जो 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो हमारा जो एसेसन है वो क्या है, राइट है। तो एसेसन आपका क्या है, राइट हो गया, क्योंकि ए टू बी कितने एलिमेंट हैं 16 एलिमेंट हैं। तो ये हमारा राइट हो गया। इसमें जो रीज़न है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए दे रखे हैं, ए में दे रखे हैं पी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में दे रखे हैं क्यू, देन नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे 2⁻p और क्यू। तो रीज़न भी राइट है और एसेसन भी राइट है, और जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है एसेसन की। तो हमारे पास जो ऑप्शन इसका हो गया, जो राइट ऑप्शन होगा इस सवाल का, अभी मैंने बताया था पीछे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि हमारे पास जब दोनों ही चीज़ें सही होती हैं, रीज़न भी सही होता है और आपकी रीज़न भी करेक्ट है और एसेसन भी सही है, और उसमें जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसको, एसेसन को, तो हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें कहा गया है कि एसेसन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं मुझे। तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं किसी लाइन के, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस।